नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महामहिम के सम्मान में। जी हां, वो तमाम लोग जो गुलाब चंद्र जी कटारिया के करीबी रहे थे, जिनके संस्मरण उनके साथ जुड़े हुए हैं, काफी नजदीकियां जिन लोगों की रही हैं, उनसे हम लोग लगातार मुखातिब आप लोगों को करवा रहे हैं। अभी इस कड़ी में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, रविंद्र जी शिमाली हमारे साथ मौजूद है, जो पूर्व सभापति रह चुके हैं, यूआईटी चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं। और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो निगम में इन्हें प्रभारी के पद पर भी नियुक्त किया गया था और वो गुलाब चंद्र जी कटारिया की ही देन थी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम महामहिम के सम्मान में। क्योंकि ये कार्यक्रम गुलाब चंद्र जी कटारिया के सम्मान में हो रहा है, तो कुछ ऐसी यादें आज मेवाड़ की जनता रविंद्र जी शिमाली के मुख से सुनना चाहती है, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि आप बेहद करीबी रहे हैं और यस्मेन हमेशा आपको कहा जाता है। तो आज कुछ ऐसे संस्मरण जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। महामहिम राज्यपाल के रूप में जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया साहब को मनोनीत किया है, इस संगठन को खड़ा करने में और उसको मजबूती प्रदान करने में माननीय कटारिया साहब का जो योगदान रहा है वो पूरे मेवाड़ ही नहीं, अभी तो राजस्थान से अछूता नहीं है। इस प्रकार की कार्यशैली, कार्यकर्ताओं को पहचानना, उसकी क्षमताओं को आंकना और फिर उसको अपना दायित्व प्रदान करना। मैं सोचता हूँ संगठन की कसौटी पर व्यक्ति कैसा खरा उतरे, उनके जीवन का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र था। व्यक्ति व्यक्तिवादी नहीं हो और संगठन का काम ठीक से कर सके। कई ऐसे अवसर आते हैं जब काम करते वक्त कसौटी पर, संगठन की कसौटी पर व्यक्ति खरा उतरता है, नहीं उतरता है। मुझे 2 बार पार्षद के रूप में भी उन्होंने अवसर प्रदान किया। उसके पश्चात सभापति के रूप में जब निर्णय था, 2-3 उम्मीदवार और भी थे, वह भी अपने प्रयत्न के लिए उन्होंने संपर्क भी किया, सब कुछ। लेकिन जब मुझे प्रत्याशी के रूप में मेरा जो मनोनयन जो किया, मनोनयन करने के पश्चात मुझे सीधा यही कहा, बहुत बड़ा दायित्व तुमको सौंपा है, तुम चोरी बेईमानी ये धंधा कभी मत करना। मैंने कहा भाई साहब, आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, बेईमानी, राजनीति में जो लाभ लेते हैं वो लाभ मैं कभी नहीं लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ईश्वर की भी कृपा रही, कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और जिस प्रकार से जिस शिक्षण संस्था में पढ़ा, विद्या निकेतन में जी, तो विद्या निकेतन में भी जो गुरुओं के संस्कार मिले, परिवार के संस्कार मिले और भानु कुमार जी शास्त्री जैसे उसमें एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं विद्या निकेतन में देते थे। मेरे बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। नारायण जी गुरु जी ने जिस प्रकार से संस्कार दिए, अनेकों अवसर पर उन्होंने जीवन के अंदर सीखने का जो अवसर प्रदान किया, तो नारायण जी शर्मा को भी मैं अपना गुरु मानकर आज भी बहुत मन से श्रद्धा के साथ समय समय पर जिस प्रकार से वो कुछ आदर्श जो उन्होंने सिखाए उन पर चलने का प्रयास किया। और क्योंकि उस समय विद्या निकेतन में संघ पृष्ठभूमि के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकांश गुरुजन थे और पहली क्लास से ये एक संयोग था कि संघ की शाखा में जाना प्रारंभ हुआ और वहां पर दैनंदिनी शाखा में जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार, खेल खेल में अपनापन, जो कुछ सीखा वहां पर, तो ईश्वर कृपा से ईश वंदना भी उसमें होती थी स्कूल में। गीता के जो श्लोक आज भी मुझे याद है
और रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी उसमें प्रतियोगिता में होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मन के अंदर घर कर गई और जो संस्कार मिले तो उसके आधार पर आज मेरे मन में ये बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। उन संस्कारों को शायद गुलाब जी ने भापा भी, और आपको उन्हीं संस्कारों की बदौलत शायद इतनी बार मौका मिला कि आप सभापति भी रहे, यूआईटी चेयरमैन भी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे। जी, मुझे अवसर प्रदान किया और जो अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया तो मैंने उसको अक्षरशः कोई ईश्वर की कृपा रही। मैं निरंतर 15 वर्ष तक नगर परिषद में एक पार्षद के रूप में, फिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में जी। फिर उसके पश्चात सभापति के रूप में मैंने काम किया। केवल प्रारंभिक 3 माह ऐसे थे जब मैंने वहाँ का पानी भी पिया और चाय भी पी, लेकिन इन 15 वर्षों में 3 माह को छोड़कर मैंने वहाँ का अन्न, जल, पानी, वह भी उस पूरे के पूरे परिसर में कभी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि एक इस प्रकार का वृतांत आया था। तब मैंने संकल्प लिया मैं जब तक यहाँ पर इस संस्था में रहूंगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के। ऐसा क्यों? कुछ ऐसी बात आई थी तो आज उदयपुर न्यूज के माध्यम से जनता जरूर जानना चाहेगी कि ऐसा क्या वृतांत हो गया था कि अन्य जल भी वहां का आपने नहीं स्वीकार किया। एक तो किसी ऑफिस में जाने का अवसर मिला तो उनका मैंने आपको उस दिन आपको ये चाय पिलाया था, मैंने आपको ये किया था। अच्छा। फिर एक अवसर ऐसा भी आया, एक ठेकेदार जी भी आए थे, कुछ काम चल रहा था कि भाई साहब ये कुछ आप, भैया मुझे क्षमा करें, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया हूँ आज के बाद कृपया इस विषय पर चर्चा नहीं करें। तब मैंने संकल्प लिया ये पगडंडी बहुत कठिन है और यदि इसमें दृढ़ निश्चय नहीं किया तो आराम से आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। आरोप लगना बहुत सरल है, लेकिन अपना जीवन किस प्रकार अपन चलाएं इसी प्रकार का, इसी घटना को ध्यान में रखते हैं। दूसरी बार जब एक सामुदायिक केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा था तो मेरी जो वार्ड समिति जिन्होंने मुझे पहली बार पार्षद बनाया, उन्होंने कहा नहीं वैसा आप कुछ न कुछ तो आपको कुछ न कुछ कमीशन मिलता होगा। मैं कहा भाई मैं तो इस प्रकार के प्रलोभन में फंसता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ। संयोग से उसमें 5-6 ठेकेदार थे उस कार्यक्रम में आ रहे थे। मैंने कहा वो जो लोग हैं आप सत्यता वहां से मालूम कर लीजिए। मालूम किया, आगे का वैसा हम तो मन में शंका रख रहे थे, चलो ठीक है। ये अवसर मिला तो भगवान की कृपा से और ईश्वर ने भी मेरे मन को, मैं उससे ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा समझता हूँ, मेरे ऊपर उनकी कृपा समझता हूँ कि जिन्होंने मेरे मन को ठीक से रखा और किसी भी प्रकार की विकार को नहीं आने दिया। और मैंने भी सेवा के कार्य को एक सेवा के रूप में लिया, जिस सेवा के रूप में वार्ड वासियों का, जनता का जो आशीर्वाद मिला, मैं उसको बहुत बड़ा मैं उपहार समझकर मैं सोचता हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, अपना होटल व्यवसाय करने वाला, जब अवसर मिला फिर रात को कई बार 10-11 बजे भी जो लाइटें बंद होती थी उसको लिखता, जो भी जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में दायित्व मिला तो उसको ठीक से निभाने का प्रयास किया। उसी वार्ड से जनता ने फिर मुझे अवसर प्रदान किया और सारे राजस्थान में सर्वाधिक मतों से मुझे विजयी बनाया। यह था जनता का विश्वास। इसलिए मैंने और भी अपने मन को दृढ़ रखकर कि मैं जितना समय क्षेत्रवासियों के दुख दर्द में शामिल होकर अपने कार्य कर सकूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है कि निस्वार्थ निष्काम भाव से अपन काम किस प्रकार कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, आपका गुलाब चंद्र जी कटारिया के साथ काफी नजदीकी ताल्लुकात रहा है और आपको यशवंत भी कहा जाता है क्योंकि उनकी किसी बात को आपने कभी टाला नहीं। देखिए गुलाब चंद जी वैसा बहुत सोच समझ कर कोई भी काम करते थे और जब वो कहते थे आपको ये करना है तो वास्तव में यशवंत जो आप कह रहे हो बिल्कुल अक्षरतः सत्य बात है। जो काम की वो जो मार्ग जो बताते थे, चाहे संगठन की दृष्टि से चाहे जन सेवा की दृष्टि से, उसको मैंने हमेशा प्रथम वरीयता देकर उसको पूरा करने का प्रयास किया। जहां कहीं पर भी इस प्रकार की कभी बात आती थी, मेरे मन में कुछ संशय होता था, मैं वो जो कोई निर्णय मान लो कभी बता दिया, कभी एक आध बार ऐसा अवसर आया होगा तो मुझे जो बताया कि ये करना है, मैं अंदर से ईश्वर मेरे को और कुछ दिया नहीं है,
मैं सामने वाले जो भी मेरे सामने बैठे उनके मन में क्या है मैंने उसको अच्छी तरह से मेरे में भापने की ईश्वर ने शक्ति दी है। तो मैं अनुभव कर लेता था कि भाई साहब क्या चाह रहे हैं इसमें। एक आधा अवसर ऐसा है, मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं, इसमें ऐसा करना चाहिए, इस व्यक्ति के बारे में ये गुण दोष है, इसको अगर ठीक करें। भाई साहब उसके बाद वापस विचार करेंगे, कहते हैं बोलो इसमें क्या करना, अपन चेंज करना है, कोई क्या करना विचार। मैं कहते नहीं साहब आपने जो कर दिया है वो सही है। तो लोग बाग भी जानते थे मैं कभी किसी विषय पे कभी जिद नहीं करता था। जो संगठन का निर्णय और जो भाई साहब जो निर्णय करते हैं उसके अंदर, हालांकि कई बार ऐसे अवसर ऐसे भी आए जब बैठकर मेरी व्यक्तिगत राय जो होती थी मैं भाई साहब से निवेदन करता था, लेकिन कभी जितनी की मैंने की थी यही होना चाहिए, न कभी उनसे किसी दुराग्रह किया, न किसी प्रकार की कोई शिकायत, और न कभी अपने हक जमाने की कोशिश की। इसलिए लोग बाग कहते थे कि वास्तव में ये भाई साहब का यशमैन है। मैं इसलिए यशमैन हूँ क्योंकि 1990 से जब मेरे को वार्ड अध्यक्ष बनाया, उसके बाद मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया, हालांकि संगठन के वो मुखिया है, मुखिया थे, तो उसमें जो मुखिया थे उसमें उन्होंने जो जो काम बताए मैंने बहुत ईमानदारी पूर्वक उन कामों को करने का प्रयास किया। जो काम मिला उसको 100% सफलता के साथ पूरा करने का प्रयास किया, उसमें किसी प्रकार का दुराव छिपाव वाली स्थिति नहीं रखी। और फिर जब सभापति का अवसर भी आया, 2-3 लोग और भी थे जी, उन्होंने भी सोच विचार कर अपना निर्णय दिया। यूआईटी का जब अवसर आया तो मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, कई लोग मेरे पास भी आए थे कि साहब आपको इतना ऐसा कर दो, ये हो जाए, वो आपको यूआईटी का अध्यक्ष बनवाने के लिए। मैंने कहा मेरी कोई मन में इच्छा ही नहीं, मैं दूर दूर तक किसी की दौड़ में शामिल नहीं था। 16 तारीख को जब ये निर्णय हुआ तो उसके 1 घंटे पहले मुझे कैसे जानकारी मिली कि वैसा आपको यूआईटी का अध्यक्ष बना दिया, और फाइल पे माननीय उसमें कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे साइन करने जा रही हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं अपने प्रयास कुछ भी नहीं किया। ये था गुलाब चंद जी का विश्वास कि संगठन की कसौटी पर ये व्यक्ति किस प्रकार खड़ा उतर सकता है। और मुझे ऐसे कई प्रकार के अवसर भी आए, यूआईटी भी आए, कई लोगों का पूरा का पूरा कमरा पैसों से भर देते हैं, ऐसा करते हैं, प्लॉट करते हैं। मैं कभी आपने को नहीं, की सीख हमेशा याद रहती थी, उनकी सीख हमेशा याद रही। क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमेशा आप ध्यान में रखकर और आगे चलेंगे, और अब जो राजनीति है गुलाब चंद जी के के बाद उसे देखेंगे? राजनीति में एक तो ईमानदारी से काम करना, हाँ, दूसरा अन्य कार्यकर्ताओं को कहते थे कि भाई पूरा का पूरा समय तुम राजनीति मत लगाओ, अपना घर भी चलाना है, बिल्कुल, और भी दायित्व उसको भी संभालना है, उसको ध्यान में रखकर आप काम करो। तो उस सीख को मैं अपने दूसरे कार्यकर्ता जो थे, समिति के अध्यक्ष भी थे, उनको भी कहता था 2 घंटा 3 घंटा जितना बैठो, बाकी अपना काम भी करो, ताकि परिवार भी ठीक चल सके। जो कारोबार आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें आप ईमानदारी के साथ में अपनी भूमिका निर्वहन कर सको। तो मतलब हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को गुलाब जी की बहुत अच्छी सीख रहती थी। हम बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता से हमने बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम पार्टी से जुड़े और भाई साहब के सानिध्य में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि किसी भी महिला को राजनीति करनी है तो अपने घर को बिगाड़ कर नहीं करनी है। मतलब हर पहलू पर वो विचार करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की समस्या होती तो उसके बारे में जानकारी करते हैं, उनको सलाह देते हैं, भाई तुम राजनीति में नहीं अपना व्यवसाय करो, तुम रात दिन इस प्रकार घूमते हो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य को कौन संभालेगा। वो कई बार प्रयास भी कर देते हैं, कई अनेकों जगह जिस प्रकार से कहीं नौकरी के अवसर आते हैं, रोजगार के अवसर आते हैं, या किसी प्रकार से उसकी सहायता कैसे करें, वो अपने मन में प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करते थे, और चिंता को ध्यान में रखकर कहते थे कि ये राजनीति में जाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। वो राजनीति को व्यापार नहीं तो सेवा का कार्य समझकर और उसमें जितना समय दे सके उसके पश्चात पूरे अपने घर परिवार को भी ध्यान रखने, अपना जीवन किस प्रकार ठीक से चल सके, जीवन निर्वहन के लिए भी विशेष तौर से सभी को हिदायत देते थे जी। तो इस कारण कार्यकर्ता भी मन के अंदर उनका पूरे मन के साथ सम्मान करते थे। और तो अब ये जो सलाह है, अब ये जो राय है,
अब जो डांट है, प्यारी सी जो मीठी सी डांट भी पड़ जाती थी कभी कभी कार्यकर्ताओं को, वो अब नहीं हो पाएगी। तो सक्रिय हस्तक्षेप रहेगा नहीं हमारे भाई साहब का। सही। तो अब जो राजनीति है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब की जिस प्रकार से संगठन में अपनी भूमिका रही, अब वह अपनी मर्यादाओं में रहकर सीधा सीधा राजनीति में हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके सूत्र और उनका जो व्यापक दृष्टिकोण है उसके आधार पर वह सभी चीज का पता लगाकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्यकर्ता की भलाई के लिए उसको दिशा निर्देश देंगे। रहा सवाल जिस प्रकार से उनको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है, तो उस स्थान की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जीवन एक संत के समान रहा है। तो अपने लिए नहीं जिए, माँ भारती के लिए जिए, संगठन के लिए जिए। तो ये जो कुछ ऐसे क्षण आएंगे तब उनके जीवन को, उनके आचार विचार व्यवहार को देखकर कार्यकर्ता मन के अंदर विचार करेगा कि किन कठिन परिस्थितियों में गुलाब जी कटारिया साहब ने संघर्ष कराकर पार्टी को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहे, उनको संबल प्रदान किया। तो कार्यकर्ताओं को भी मन में विचार करना चाहिए। ऐसे अनेक अवसर आएंगे और उसके अंदर अपने मन के अंदर आत्मचिंतन और मनन कराकर, मैं कई अवसरों पर हमारे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, हम दीनदयाल जी उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति और जन्म दिवस मनाते हैं। उस समय मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जीवन को पढ़ें, और पढ़ने के बाद में उसको ढंग से पढ़ लिया और उसमें आत्मसात किया तो ऐसी कई प्रकार की विषमताएं आपके जीवन में आएगी और उसका समाधान भी उनकी जीवनी को पढ़कर आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे दो महापुरुष भानुकुमार जी शास्त्री जैसे भी जो व्यक्ति रहे जी, उन्होंने भी बहुत कुछ संगठन को दिया, भारतीय जनसंघ से इसमें रहे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका जीवन बहुत उच्च रहा है, जिनके नैतिक मूल्य सदा लोगों के लिए आदर्श के रूप में कायम रहेंगे जी। तो और ये मन के सबसे बड़ी बात तो यह है कि मन के ऊपर यदि व्यक्ति थोड़ा सा नियंत्रण करना सीख जाए तो फिर ये कई प्रकार की जो उसके है ना मानसिक अंतर्द्वंद से भी जो व्यक्ति गुजरता है, कुछ उदाहरणों को सामने रखकर अपने मन में चिंतन करेगा तो उसका प्रश्न का उत्तर भी उसको सदा मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मन पर नियंत्रण करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो होती है और चूंकि अब विधानसभा सीट जो है वो खाली हो चुकी है, अब जो पीछे के लोग हैं उन्हें कमान तो संभालनी पड़ेगी और गुलाब जी भी ऐसा ही चाहते हैं। यदि आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने मेरे जीवन में अभी तक पार्षद से लगाकर चाहे सभापति चाहे नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रूप में मैंने किसी पद के लिए कभी मैंने निवेदन नहीं किया जी। जो जिम्मेदारी मुझे मिली ईश्वर की बहुत महती कृपा रही और सभी दायित्वों पर बहुत ईमानदारी के साथ मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप या किसी भी प्रकार का आरोप ईश्वर ने मुझ पर नहीं लगने दिया। मैंने उसी ईमानदारी के साथ काम किया। अब क्योंकि मेरे मन में कभी विचार ही नहीं आया, लेकिन आपने पूछा है कि ये जो माननीय कटारिया साहब के बाद में इंदौर सीट से क्या होगा, मेरा निज अनुभव है, पार्टी यदि समझती है कि पार्टी के जो मापदंड है, जनता की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं और किस राजनीति वर्तमान राजनीति में किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए और जनता क्या अपेक्षा कर रही है, मुझे इस बात को कहने में वास्तव में प्रसन्नता का अनुभव होता है कि इन दोनों पदों पर रहते हुए एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और उन सभी कार्यों को मैंने अपने पूर्ण समय के साथ में, समर्पण के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में पूरा करने का प्रयास किया है। और यदि पार्टी ठीक समझेगी, क्योंकि पार्टी
तो आकलन करती हैं कि शहर की महान जनता भी प्रत्येक व्यक्ति के गुण अवगुण के बारे में जानती है। और यदि संगठन ठीक समझेगा और मुझे दायित्व मिलेगा तो मैं इस उदयपुर शहर की महान जनता के लिए वो जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करेगी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार केवल और केवल सेवा करने का काम करूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि निष्काम कर्मयोगी की तरह मैं काम करता रहूं और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं अब तक जो आपने मुझे निभाया है, यदि कोई अवसर मिलता है तो उस अवसर पर भी ईश्वर कृपा से उदयपुर की महान जनता के आशीर्वाद से उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मन में किसी प्रकार की अपेक्षा और आकांक्षा नहीं है, लेकिन राजनीति के अंदर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजनीति वह अवसर है जिस राजनीति से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है और राजनीति से बड़ा कोई सेवा का कार्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति चुनाव करता है उसके अंदर कि मैं राजनीति के अंदर सेवा के लिए जा रहा हूं अथवा राजनीति को व्यापार समझकर मैं उसका उपयोग करना चाहता हूं। ये उस व्यक्ति के सामने है। तो मैंने राजनीति में कभी राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा, मैंने केवल राजनीति को सेवा समझा है। और ईश्वर ने भी सेवा के कार्य को आशीर्वाद प्रदान किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सबसे काम कठिन है सेवा का, और सेवा भी किस प्रकार की, निष्काम सेवा। तो अनेकों अवसर पर जब बात होती तब भी हम सेवा के विषय में लगे और बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं इसमें। ये राजनीति के लिए आते हैं तो किसी का भला हो, ये इसमें होता है। जैसे ही गुलाब चंद कटारिया की नियुक्ति होती है राज्यपाल के पद पर, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये महत्वाकांक्षा जाग जाती है कि अगला शायद मैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश करने लग गए हैं कि वो चाहते हैं कि अब उत्तराधिकारी के रूप में वो लोग आए। तो सर क्या मानते हैं आप, क्योंकि निगम में भी जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई उसके बाद आपको प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया, आपको प्रभारी बनाया गया, गुलाब चंद जी ने जाते जाते भी एक बड़ा निर्णय लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो चुनाव होंगे या अब जो निगम की बैठक वगैरह होंगी उसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज या आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि पूर्व में जिस तरह से हुआ था उसके बाद आपको यहाँ पर वो लेकर आए थे, तो अब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो सकती है? देखिए, जब मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी और कहा था आप थोड़ा सा कठोरता से काम करिए, मैंने प्रत्येक समिति अध्यक्ष जी और उनके सदस्यों को बुलाकर उनसे चर्चा की, बात की काम को, क्योंकि मेरे को 15 साल का अनुभव इस नगर परिषद का रहा है। तो मैंने अपने निज अनुभव के आधार पर उनसे आग्रह भी किया, कई चीजें थी काम को किस प्रकार, इसमें भी बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन यह प्रयास किया कि आपस में समन्वय और सामंजस्य और संवाद किस प्रकार स्थापित हो, प्रयास किया। समिति अध्यक्षों ने उसका समर्थन भी किया, और जहाँ कुछ कमी खामी आएगी तो मनुष्य भाव है। सर पहली बार हुआ है, 6 बोर्ड रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा में भी निगम के अंदर आरोप प्रत्यारोप दिखे। हर बार तो कांग्रेस में होता है, लेकिन इस बार ये चीज यहाँ पर भी निकल कर आई, तो कैसे अब देखेंगे, क्योंकि अब गुलाब जी की वो डांट फटकार रहेगी नहीं, वो आंख रहेगी नहीं, वो सक्रिय हस्तक्षेप रहेगा नहीं, तो अब कैसे देखेंगे? देखिए, ये छठा बोर्ड चल रहा है जी। प्रत्येक बोर्ड में कहीं न कहीं छोटा मोटा मन मुटाव तो था। वो मन मुटाव शाब्दिक रूप से कहीं सामने नहीं आया। कुछ बात हो जाती तो वैसा उसको बुला के कह देते हैं भैया क्या बात है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम संगठन की हो। संगठन जब इतने लोग शहर के अंदर हैं, आपको ये दायित्व मिला है तो आपको इस दायित्व को समझना है। आपसे अधिक योग्य भी है जी, लेकिन संगठन आपको ठीक समझा और आपको सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसलिए अपने आप को पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता मानकर आप व्यवहार कीजिए, काम कीजिए, सेवा कीजिए। अब जो ये जो इस बोर्ड में जो स्थिति बनी, इसमें कई कारण हैं। हमारे अधिकारी वर्ग भी, मैं बहुत खुला कह रहा हूँ उसके अंदर आपके चैनल के माध्यम से, कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ गए और कुछ दलाल इस प्रकार के लोग बैठ गए जो उनके साथ में बैठकर सब काम करवाते थे। जनप्रतिनिधियों के मन में असंतोष, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि कोई काम कहता तो वो कहता नहीं, उसमें समय लगता, और जो दलाल वर्ग के लोग जो कुछ लोग बैठते थे वो अपना काम कराते, तो फिर अपने आप को जो कुछ समिति अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं जनप्रतिनिधि, अपने आप को ठगा सा अनुभव करते थे, उनके अंदर असंतोष की भावना है।
तो इस व्यवस्था को लेकर समुचित बातचीत की है और उसके बाद में ये प्रयास यही कर रहे हैं। बाकी सभी लोग ठीक है, मेयर साहब भी अच्छा कर रहे हैं, महापौर जी भी अच्छा कर रहे हैं जी। समिति अध्यक्ष भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन यदि इन लोगों के इतिहास के बारे में जानकारी करें, कौन कौन यहाँ कर अधिकारी जो लोग ये करके गए, शहर की जनता अच्छी तरह जानती। मैंने यदि किसी से 5 रुपए लिए हैं जी, आज नहीं कहेगा, कल कहेगा। अब जाने के बाद ऐसे कई सारे उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन मैं इसको भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। तो अधिकारी वृंद पर भी जिस प्रकार से वो जो कुछ छोटी मोटी जो काम करते थे उनको उसी समय अगर रोकने का प्रयास करते, मैं आपसे निवेदन करूं, जब पार्षदों के अंदर 2005 में हमारे एक कमिश्नर थे, हमने बोर्ड में निर्णय करके हमने उनको वहां से विदा कर दिया। इसी प्रकार से विद्युत विभाग में भी एक अधिकारी जी पार्षदों को सुनते नहीं थे और मनमानी करते थे कि बोर्ड को अधिकार है। बोर्ड में हमने निर्णय लेके उन अधिकारी जी को भी काम नहीं करने के कारण हमने उनको वहां से विदा किया। तो ऐसे ऐसे कुछ अवसर होते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहना। यदि ये कहना जनप्रतिनिधि सीख लिया है तो मैं कहता हूँ ठीक है, कुछ समय के लिए परेशानी आ सकती है, लेकिन इसके लिए जो जिस शहर की जनता ने आपको चुना है, जिस शहर की जनता ने आप पे विश्वास व्यक्त किया है, और कतिपय लोग जिस प्रकार से इस शहर को जो लूटने में लगे हैं, कतिपय लोग जो यहाँ के पहाड़ों को, नदियों को, तालाबों को नष्ट करने में तुले हुए हैं, यदि जनप्रतिनिधि और यहाँ के सभी लोग, चुने हुए लोग और शहर की जनता पुरजोर ढंग से इसका विरोध नहीं करेगी तो इन लोगों को अवसर मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो था, अब इस प्रकार की स्थिति मैं सोचता हूँ सब समझदार हैं, भाई साहब भी समझा के गए। अलग से उस दिन जब करीबन 1.5 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी प्रत्येक एक समिति अध्यक्ष को सुना और अध्यक्ष को सुनने के बाद में उन्होंने स्पष्ट जो उनकी कमी थी उनको बताई। संबंधित मान लो जो 2-3 जो समिति अध्यक्ष थे उनको भी आपस में बुलाकर संवाद कराया क्या स्थिति है। मैं सोचता हूँ उसके बाद में आपने भी देखा होगा कि इस प्रकार की स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए आदरणीय कटेरा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और समिति अध्यक्ष को और जितने हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम जनता की कसौटी पर किस प्रकार उतरे, संगठन ने जो दायित्व किया है हम उसका कर्ज किस प्रकार उतारें, ये मन में निश्चय करने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थितियाँ मैं समझता हूँ शायद नहीं बनेगी। कुछ ऐसे सपने गुलाब चंद जी के जो उन्होंने देखे थे कि थोड़े दिन और अगर वो मेवाड़ में रहते, दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में एक्टिव मोड में रहते, तो शायद वो पूरे कर लेते। कुछ ऐसे सपने उन्होंने आपको बताए थे, साझा किए थे कि नहीं रविंद्र जी ऐसा होना चाहिए या ऐसा आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा, वो जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो उनके मन में था, जब मैं यूआईटी का अध्यक्ष था तो उन्होंने कहा कि 1 लाख पेड़ लगाइए। ये जो उदयपुर की पहाड़ियां हैं हरी भरी किस प्रकार, हमारे जल स्रोत हैं वह किस प्रकार से उन पर किसी तरह का कब्जा नहीं हो और वो प्रदूषित नहीं हो, तो समय समय पर जो हमको तो जो जिम्मेदारी नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष के रूप में वृक्षारोपण की थी, आज मुझे बड़ा मन में कहने में गर्व की अनुभूति होती है कि 35,000 जो हमने पौधे लगाए उसमें यूआईटी क्षेत्र में जी, उसमें से आज भी 27-28,000 पौधे पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। एक अच्छा प्रयास किया था, नगर निगम से भी प्रयास किए थे, अन्य संस्थाओं से भी प्रयास किए, तो शहर को पर्यावरण की दृष्टि से उनको ठीक करने का उनका। फिर दूसरा जो काम है कि आयर वाला जो काम है, उनके मन में था कि आयर में किस प्रकार इसको हम ठीक से इसको सजाए संवारें और इसको ठीक से कि लोग इसका एक पर्यटक भी यहाँ पर आकर्षित हो, इसका स्वरूप भी ठीक से हो। और उन्होंने जिस प्रकार सुझाव दिए, लेकिन कतिपय कारणों से इस काम में कुछ अवरोध आया, काम की गति नहीं। अनेक बार कहते थे इस बारे में आप लोगों को बोलना चाहिए। हमने, आपने देखा होगा जन आक्रोश महासभा, उसमें भी हमने इन समस्याओं के बारे में चीज को उठाया। कलेक्टर महोदय से भी बार बार कहा है। तो आयड़ नदी कुछ हमारे यहाँ पर आपने देखा एक रोड हमारे समय भी हमने ली थी, लेकिन कतिपय कुछ स्टे आने की वजह से लेक सिटी मॉल से जो अपना सीधा सेवाश्रम तक जो पीछे वाली रोड जा रही है, जहाँ गड्डानी जी का जो फार्म हाउस है और उनका रिजॉर्ट है, और उसके बाद में कुछ निजी जमीन भी आ रही थी, लगभग बस 70-80 फीट रोड का जो काम बन चुका था, ताकि यातायात की दृष्टि से शहर वासियों को इस प्रकार से दिक्कत नहीं हो। अनेक ऐसे अवसर आए शहर के अंदर, आपने देखा होगा प्रताप नगर से
बलीचा तक रोड को 15-15 फीट चौड़ा किया, अंडर ब्रिज बनाए, वहीं ओवर ब्रिज भी बनाए। तो इस बात को लेकर भी उन्होंने जो काम बताया उसको हमने पूरा किया। पानी की पाइपलाइन से लगाकर दूसरे जो काम थे, मूल रूप से उन्होंने जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अपना एक बहुत प्राकृतिक स्थल है दक्षिण विस्तार योजना में, तो उस तालाब को भी उन्होंने विकसित करने का काम किया। हमने उसके सराउंडिंग रिंग रोड भी बनाई और उस पर पौधारोपण किया। सबसे जो बड़ा काम था, एक उनके मन में था कि गरीबों को जो शहर के अंदर 10,000 से भी अधिक जो हमने लोगों का एक सर्वे करवाया जी। और शहर के गरीबों को जो प्रधानमंत्री योजना है 2022 तक सबको पक्का मकान भी योजना को एक्सटेंड किया है। तो 10,000 लोगों का सर्वे कराकर और फिर उन्हीं को लॉटरी निकाल कर उन्हीं को मकान मिले। और मुझे इस बात को कहने में वास्तव में बहुत खुशी का अनुभव होता है कि 6,000 मकान हमने उसी सूची में से लॉटरी निकाली और आज जो लोग किराए के मकान रहते थे उनमें से 6,000 लोग G+3 दक्षिण विस्तार योजना में जो फ्लैट्स बने उनमें उनको मुहैया कराए। शहर के अन्य भागों में भी इस प्रकार के फ्लैट्स दिए हैं। तो ये उनकी सोच थी कि गरीब को गणेश मानकर उनकी पूजा किस प्रकार करें, ये उनके मन में एक अच्छी थी। और अभी भी ये फ्लैट्स का काम चल रहा है। खेल मैदान वाली बात है, उसमें कुछ अड़चन आई, वो काम पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए भी मैंने यूआईटी में रहते हुए बहुत बड़ा जोगी तालाब नाम है उस क्षेत्र का जो बात कर रहा हूँ, जोगी तालाब के पास में बहुत बड़ा स्थान, एक नया स्टेडियम बन सके और उसके लिए उस स्थान को हमने चिन्हित कराकर हमने उसको रिजर्व रखने के लिए एक प्रस्ताव बनाया है ताकि उपनगरीय क्षेत्र के अंदर ये सभी सुविधाओं का विस्तार हो। अनेकों काम ऐसे हुए हैं। तो सबसे जो बड़ा इस शहर को इस प्रकृति इतना बड़ा उपहार दिया है, हम उसके धरोहर किस प्रकार के सजोएं संवारें और अपना योगदान देकर इसको पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक इस प्रकार करें। और जो नैसर्गिक सौंदर्य के स्थान है, आपने देखा होगा चाहे हमारा उदय सागर हो, नांदेश्वर तालाब के पास में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से हमने वहाँ के यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, और जब शनिवार रविवार स्थानीय लोग वहाँ पर पधारते तो उनके लिए भी एक अच्छा सा एक बहुत सुंदर हमने हॉल बनवाया है। चाहे अमृत जी हो, चाहे उदय सागर हो, जितने भी है उन सभी पर्यटक स्थलों के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास किया है ताकि ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बना रहे। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुलाब जी के बाद अब जो राजनीति की जिम्मेदारी है वो आप लोगों के कंधे पर है, अगर मौका मिलता है तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप आगे बखूबी गुलाब जी के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति को संभाल सकेंगे, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, इस उदयपुर क्षेत्र में अभी भी कई प्रकार की जो आवश्यकता है, एक तो यातायात की दृष्टि से कुछ हमारे में फ्लाईओवर बनाना है, सड़कों का, और जहाँ पर कुछ अवरोध आ रहे हैं उसमें से उस क्षेत्र को अधिग्रहित कराकर यातायात से लोगों को किस प्रकार सुगमता हो, कुछ नए सड़क मार्ग हैं उनको भी खोलना है, और आयड़ की नदी का जो काम है इसको भी ठीक करना है। शहर की जो विशेषता है पर्यावरण, और आज सारे विश्व में पर्यावरण की जो महत्व दी जा रही है, इस पर्यावरण को केवल औपचारिकता नहीं है समझे हम लोग, इस शहर को पर्यावरण से हम किस प्रकार को अच्छा वातावरण दे सकें, पेड़ पौधे से लगाकर, और भी पानी का शुद्धिकरण है, जल स्रोत है, इनको साफ सुथरा रखकर, और जितने भी हमारे हेरिटेज के जो दरवाजे हैं, साथ ही साथ आने वाले प्रत्येक पर्यटक को यहाँ पर आने के बाद में वास्तव में प्रसन्नता हो कि जिस प्रकृति ने इसको सुंदर स्वरूप दिया है उसके अंदर पर्यटकों को सभी प्रकार की सुविधा मिले। आसपास के जो हमारे उद्योग क्षेत्र हैं उन उद्योग क्षेत्रों में भी आसपास में जितने ऐसे खनिज क्षेत्र हैं तो खनिज क्षेत्र में पहचान कराकर, और इसी प्रकार जो अपना वन क्षेत्र है, नई नई सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसके अनुसार वन जो उपज होती है, वन उपज का भी फायदा वहाँ के लोगों को किस प्रकार मिले। ये जो उदयपुर के सुंदर जो स्वरूप प्रकृति ने दिया उसको हम किस प्रकार और अच्छा विकसित करें और अधिकाधिक यहाँ पर पर्यटक आकर्षित हो, और यहाँ से पर्यटक आने के पश्चात यहाँ से यहाँ की मधुर स्मृति अपने मानस पटल पर लेकर जाएं, तो शहर के विकास की कई अनेक योजनाएं तब आपके साथ जैसा आप बताएंगे चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ उदयपुर के समग्र विकास के लिए हम इसको किस प्रकार ठीक से कर सकें। योजनाएं खूब हैं और इन योजनाओं को हम जमीन पर उतार कर केवल घोषणा करना नहीं, हम इसको किस प्रकार ठीक से कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे हमने पौधा तो लगा दिया, अब उसके बाद अपन देखते नहीं वो मर गया है, जिंदा है, क्या है। तो ये प्रत्येक संस्था
यदि अपने दायित्व को निर्वहन करें और जो अपना एक लेखा जोखा रखे कि हमने मान लो घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, हमने 1 लाख पौधे लगाए, 2-4 हजार 5 हजार लगाए, उसके बाद में जीवित कितने रहे और मरे कितने हैं, जितने भी हमारे इस प्रकार के उद्यान है, और सबसे बड़ा ऑक्सीजन हब के रूप में कुछ ऐसे क्षेत्र विकसित करें ताकि शहरवासी और पर्यटक उनका लाभ ले सकें। महती आवश्यकता है आज के पर्यावरण को बचाना, और शहर का जो सबसे आकर्षण का जो केंद्र है यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल है और यहाँ का पर्यावरण है। जी, आप महामहिम के सम्मान में पधारे और अपने संस्मरण को साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत तो ये जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम चीजें गुलाब चंद जी कटारिया के जीवन से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की और राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रवि की किरणें किस तरह से कमल पर पड़ती है, कमल खिलता है, और जो असम में मेवाड़ का गुलाब मौजूद है वो कमल को देखकर किस तरह से खिलखिलाता है, किस तरह से खुश होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।